नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 8 के इस खास पेशकश में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। आज का हमारा विषय है मालवा निमाड़ की जंग। जी हां, मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस का फोकस मालवा निमाड़ क्षेत्र पर है। रविवार को जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया, तो वहीं कांग्रेस ने आदिवासी युवा महापंचायत के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ कन्हैया कुमार भी पहुंचे। जाहिर है अंचल की 66 सीटों पर दोनों ही दलों की जोर आजमाइश जारी है और पिछली बार इन्हीं सीटों की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां चूक गई थी तो इसका फायदा कांग्रेस को मिला था। ऐसे में कोई भी मौका दोनों ही दल छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 86 दलों की नजर मालवा निमाड़ पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने पहले इंदौर में आदिवासी युवा महापंचायत का आयोजन किया। इन आयोजन के माध्यम से आदिवासियों को जोड़ने के साथ ही युवा को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस युवाओं को लुभाने के लिए कन्हैया कुमार को आगे कर रही है। अमित शाह पिछले 20 दिन के अंदर भोपाल में तीसरी बार आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि वो चुनावी जीवी हैं। उनको मध्य प्रदेश में सरकार की इतनी भूख है कि वो फिर से जो नाकाम भाजपा है मध्य प्रदेश की, उसको सुधारने में लगे हुए हैं। और आप कितना ही मैनेजमेंट कर लें, इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चुनावी साल में बीजेपी मध्य प्रदेश में सुपर एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रही है। एक महीने के अंदर तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वे जानापाव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाएंगे। इसके साथ ही मां कनक देवी मंदिर ITI के पास आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे इंदौर संभाग के 9 जिलों और इंदौर के 9 विस क्षेत्रों के 50,000 कार्यकर्ता को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी के रणनीतिकारों का कहना है कि उनके लौह पुरुष इंदौर से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल सारथी की तरह माननीय अमित शाह जी आज इंदौर मां अहिल्या की नगरी पधार रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। पलक पावड़े बिछाकर उनकी अगवानी को इंदौर के कार्यकर्ता स्वागत के लिए आतुर है। और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने वाले कन्हैया कुमार जी भी उसी मंच पर, जॉन जानी जनार्दन तीनों हैं उसमें। अब आप इससे अंदाज कर लीजिए कि ये किस तरह की कांग्रेस है। और ये दोनों कार्यक्रमों की तुलना करो, एक तरफ राष्ट्रवादी लोग। शाह के इंदौर दौरे के जरिए बीजेपी की निगाह प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल पर है। यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर शाह उनमें विधानसभा चुनावों से पहले नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेंगे। किसानों और आदिवासियों की बड़ी आबादी वाले इस अंचल में विधानसभा की 66 सीटें हैं। 2018 के चुनावों में यहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। फिलहाल मोदी शाह के सहारे बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश में कमल खिलाने की कोशिश में पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस भी पिछली बार के परिणामों को दोहराने के जतन में जुटी है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजन की रिपोर्ट। तो जिस तरह का इसका मालवा निमाड़ का क्षेत्र है, यहां पर 66 सीटें आती है और 66 सीटों पर अगर देखा जाए तो बाहुल्य में यहां पर ब्राह्मण समाज भी आते हैं और साथ साथ अनुसूचित जनजाति के जो आदिवासी भाई है उनका समुदाय भी आता है और बाकी अन्य समुदाय भी आते हैं। कुल मिलाकर यहां का जो क्षेत्र है इसको ही मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहा जाता है। मालवा निमाड़ को यहीं से होकर सत्ता जाती है ये कहा जाता है। और यहाँ के जो वोटर्स है उनका एक ट्रेंड ये रहा है कि वो किसी एक दल पर अपना विश्वास जताते हैं। अब तक का जो चुनाव हुए उसमें देखा गया कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इस तरह से आगे बढ़ता रहा है। यहाँ का जो वोटर है वो इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। संतोष गौतम जी प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बृजगोपाल लोया जी आपके पास आना चाहूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, लगातार पिछले 15-20 दिनों में ये तीसरा दौरा है, 3 दिनों में दूसरा दौरा है और आज कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। कितना सफल ये दौरा रहा और ये जो जल्दबाजी में दौरे हो रहे हैं इसका क्या मतलब समझे? देखिए, 2 बातें पहले समझ लीजिए। एक तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, चुनावों के कुशल शिल्पी हैं, उन्हें आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और आज भी और इसके पहले
जब भोपाल माननीय अमित शाह जी आए थे तब पार्टी की संगठनात्मक चर्चा पर आए थे, परंतु आज वो बूथ के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आए थे जहां 9 जिलों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। और सफलता तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने देखा है टीवी पर कि लाखों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, माननीय अमित शाह जी को अपना समर्थन देने आए थे, उन्हें सुनने आए थे, उनका मार्गदर्शन लेने आए थे। और आज अमित शाह जी ने केवल इतना सा बताया है कि 2003 तक की सरकार में और 2003 के बाद की सरकार में, 2004 की केंद्र की सरकार और 2014 के बाद की सरकार में उनके कामों में किस तरह से फर्क है, ये बताने की कोशिश की है कि हमने किस तरह का मध्य प्रदेश अपने हाथ में लिया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्रियों के कारण हमने उस मध्य प्रदेश को कहां से कहां तक लाने का प्रयत्न किया है और इसे और आगे ले जाने का जो हमारा अभियान है वो सतत चलता रहेगा। और वह जो अभियान है विकास का, वो सत्ता में केवल सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों के हाथों संभव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है कि एक वैभवशाली मध्य प्रदेश का निर्माण हो, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण हो, एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण हो। और जिस तरह से उन्होंने आज मध्य प्रदेश की सारी चीजों को स्पष्ट किया है कि हम 2003 में मध्य प्रदेश कहां था, कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान कहां था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कहां तक पहुंचा है, ये केवल आज एक शुरुआत है। और इसके बाद आने वाले समय में और भी केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा, माननीय अमित शाह जी के भी और दौरे हो। लेकिन ये जो जल्दबाजी में दौरे हो रहे हैं लगातार 3 दिनों में दूसरा दौरा, हम चाहेंगे जरा इस पर भी आप प्रकाश डालें कि संगठन के अंदर जो समन्वय की कमी की खबरें अंदर खाने से आती है, क्या ये हम उसको जोड़कर देखें कि उसको ठीक करने के लिए अब केंद्र ने सीधे सीधे इसमें हस्तक्षेप किया है और केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा है, सोचा है कि अब की बार अगर इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अंदर खाने बाहर खाने आप लोगों को तो सब सूचनाएं रहती हैं। इसके बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एकजुट होकर चुनाव लड़ता है, चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो। और जो तीसरी बार अमित शाह जी आए हैं, निश्चित है, और 32 दौरे उनके तय हैं, उन 32 में से तो अभी 3 ही हुए हैं, 29 तो बाकी हैं। तो आपको लग रहा है कि अचानक से हो रहे हैं और हमारी रणनीति का वो एक हिस्सा है कि उनके दौरे आगे आने वाले समय के भी तय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे भी तय हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, स्मृति ईरानी जी, सबके दौरे समयबद्ध तरीके से होंगे। किस तरह से होंगे आने वाले समय में आप और हम दोनों देखें। चलिए, तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश अमित शाह जी ने की है, लेकिन इधर कांग्रेस में भी आदिवासी युवा महापंचायत का आज आयोजन हुआ। कन्हैया कुमार को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। तमाम जो दिग्गज कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ जी, दिग्विजय जी और बाकी जो अन्य दिग्गज है वो मंच पर दिखाई दिए। युवाओं को साधने में कितने कामयाब हुए, संतोष गौतम जी? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, जो कांग्रेस के अन्य नेता हों, लगातार कांग्रेस के कैडर में जान फूकने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो ऐसे दौरे कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित हो रहा है। और मैं समझता हूं कि पिछली बार 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी, उससे भी बड़ी लहर के साथ इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लगभग 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो देश के गृहमंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, जिन्हें भी थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट में लौह पुरुष बताया गया, मेरी नजर में वो मौन पुरुष है या नकली लौह पुरुष है, क्योंकि उनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, उनको होना चाहिए था मणिपुर में, जहाँ की बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कारगिल के शहीदों की पत्नियों की नग्न परेड वहां हो रही है, पूरा देश विश्व में शर्मसार हुआ है। तो ऐसे नकली लौह पुरुष अगर लौह पुरुष का दर्जा पा जाएंगे। संतोष गौतम जी, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। मणिपुर का आपने जिक्र किया, ठीक है, एक अच्छी बात आपने कही, लेकिन बेहतर होता कि अब यहां पर आप धार का जिक्र करते, ग्वालियर का जिक्र करते, या फिर हमारे प्रदेश में जो बातें हो रही है उसका जिक्र करते, तो शायद उसका वजन थोड़ा ज्यादा होता। और आप बात कर रहे हैं मालवा निमाड़ की, तो पिछली बार आपका परफॉर्मेंस 2018 में अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो फिर से 2020 में आपके जो नेता पार्टी छोड़कर चले गए, उसके बाद आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस फिर से गिर गया और जो 66 सीटें थी उसमें से 33 सीटें बीजेपी के पास चली गई। ये ठीक नहीं है, आपने मेरे को इंटरप्ट नहीं किया था, लेकिन आप मुझे आप बात पूरी कीजिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं। बोल रहा हूं तो मुझे प्रियोरिटी का अधिकार है। यदि आपने मुझे आमंत्रित किया है तो मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। गौतम जी, अपनी बात पूरी कीजिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपको पूरा समय दे रहा हूं मैं। इसीलिए
इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने अमित शाह जी का जिक्र है तो अमित शाह जी की बात नहीं चलूंगा। देश के गृहमंत्री और मणिपुर इस देश का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए अमित शाह की बात आई क्योंकि एक ऐसा नाता का गृहमंत्री है जो मणिपुर में असफल रहा है, मणिपुर की विद्रोहों की नग्न परेड को रोक नहीं पाया है। ऐसा अमित शाह अगर नाकारा व्यक्ति यहाँ के चुनाव प्रचार में लगेगा तो उसके आलोचना मैं तरीके की खेल करूंगा। और एक और चीज बता दूं, अभी आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश का मैंने जिक्र नहीं किया, मध्य प्रदेश का भी जिक्र करूंगा। यहाँ के जो सत्ता के मध्य में फ्यूल भाजपाई है वो आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब कर रहे हैं, दलितों को मर खिला रहे हैं, इससे अधिक शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। यदि मध्य प्रदेश के स्वर्णिम होने की बात कही जा रही है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा सफेद झूठ कुछ हो नहीं सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार का जेंडर राज ऐसा फैला हुआ है, यहाँ के हिंदुओं का ऐसा आतंक फैला हुआ है कि आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब हो रही है, दलितों के चेहरों पर मरा जा रहा है। और दूसरा, महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हुए एनसीआरबी की रिपोर्टें क्या कर रही है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बच्चियां गायब है, यहाँ पे बच्चे गायब है, वो कहाँ जा रहे हैं? शिवराज सिंह, आप अपने मामा भांजियों की बात करते हो, बहनों की बात करें, आपके बहनों और भांजिए कहाँ गायब हो रहे? आपने सुध लेने की कोशिश की? मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्टों में सबसे अधिक महिला अपराधों का गढ़ बन चुका है, आदिवासी अत्याचारों का गढ़ बन चुका है, दलित अत्याचारों का गढ़ बन चुका है। कुपोषण में श्योपुर को भारत का इथियोपिया कहा जाता है, हरिरायपुर आज भी भारत का सबसे गरीब जिला है। 50,000 का कर्ज प्रत्येक व्यक्ति का है, 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है और उसके बाद हर हफ्ते 3,000 करोड़ का औसतन कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है। एक प्राचीन समय में कृषि में चारवाक कृषि उनका दर्शन था, यदि जीवन सुखम जीवे ऋणम बंधुआ खत्म हुए, तो ये जो सरकार है ये ऋण लेके घी पीने का काम कर रही है। इस मध्य प्रदेश में तरह तरह के टैक्सों से तो मध्य प्रदेश हलाकान भाई, एक नया टैक्स सुनने में आ रहा है, साधना टैक्स नाम की कोई चीज, साधना टैक्स नाम की कोई चीज मध्य प्रदेश में लगी हुई है जो साधना फंड में जमा हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि साधना फंड क्या है और ये साधना टैक्स क्या है। गौतम जी, आपको मैंने पर्याप्त समय दे दिया है, लोया जी जवाब देना चाह रहे हैं। लोया जी। नहीं, मैं 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आप एक बात का फर्क देखेंगे कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता होते हैं वो अपनी पार्टी के विषय में कोई जिक्र नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे वो केवल हमें गाली बकने की ट्रेनिंग लेके आए। दूसरी बात, मैं अभी कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं कि संतोष जी जो आप कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल ये दुर्भाग्य है कि मणिपुर में हिंसा हुई है। भाई, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है, उन पर कठोर कार्रवाइयां हो रही हैं, परंतु उस दुर्भाग्य में गौतम जी, आपसे निवेदन है मेरा, आपने अपनी बात रखी है, उनकी बात भी सुन लीजिए। जी लोया जी। मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि माननीय अमित शाह जी ने कश्मीर जैसे राज्य को सुधार लिया, आप चिंता न करें, मणिपुर में भी कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात में ये इसमें तो सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि कुछ हो नहीं रहा है और देश इसीलिए तो उद्वेलित है, इस बात को लेकर आक्रोशित है। कैसे नहीं हो रहा? एक मिनट सनी जी, आज ही पूरे विपक्ष का जिनने INDIA बनाया है ना, उनका पूरा डेलीगेशन जाकर आप इनको बोलने दीजिए, मुझे लगता है मेरी आवश्यकता है नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश पे आप अपनी बात रखिए, उसके बाद हम जाएंगे देवदत्त जी के पास। जी मैं आपसे कह रहा हूं, आज ही इनका जो संयुक्त मोर्चा है उसका डेलीगेशन आज ही मणिपुर की यात्रा करके आया है और उस डेलीगेशन ने वह महसूस किया है। और आप जानते हैं कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तब तक कोई डेलीगेशन नहीं जा सकता है। स्थितियां सामान्य हुई हैं इसीलिए डेलीगेशन पहुंचा है, परंतु दुर्भाग्य जब लगता है कि जब राजस्थान जो 1 नंबर पर है महिला अपराधों में, वो कांग्रेस को नहीं दिखेगा। जो राजस्थान कर्ज में 5,31,000 करोड़ पर पहुंच गया, वो राजस्थान नहीं दिखेगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के हो रहे अत्याचार नहीं दिखेंगे। बिहार में जिस तरह से सड़कों पर लोगों को मारा जा रहा है। जी, हमारा विषय कुछ और है आज का, हम चाहेंगे हम उस पर ही कंसंट्रेट रहे, उस पर ही हम केंद्रित रहे। दोबारा आपके पास लौटूंगा। देवदत्त जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको लाना चाह रहा हूं। देवदत्त दुबे जी, निमाड़ मालवा का क्षेत्र ऐसा रहा है जहां पर चाहे वो ब्राह्मण वोट बैंक हो, आदिवासी वोट बैंक हो, ये सीधे प्रभावित करता है और ये संघ की नर्सरी भी कहा जाता है। ऐसे में दोनों दिग्गज यहां पहुंचे थे, आज दोनों ही दलों ने अपनी तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया। किस तरह से यहां पर इनका प्रभाव पड़ता हुआ आप देख रहे हैं और आने वाले समय में यहां की राजनीति किस करवट बैठती हुई नजर आती है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा क्षेत्र का बड़ा महत्व है क्योंकि 66 सीटें इस इलाके से आती हैं और इतिहास भी बताता है जहां जहां मालवा जाता है वहां की सरकार बन जाती है। पिछली बार कांग्रेस को अच्छी सफलता मिल गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई बेसिकली, लेकिन ये पिछले 3 दशक से भाजपा का गढ़ बन चुका है क्षेत्र। यहाँ संघ ने बहुत काम किया है
इसके बावजूद जो 2018 और फिर नगरीय निकाय चुनाव में भी उधर उज्जैन में भी खासी टक्कर हुई, रतलाम, ये सब चीजें जो हुई, उसके बाद भाजपा और संघ ने फिर से फोकस बनाया हुआ है और अपने सबसे बड़े रणनीतिकार जो पार्टी के हैं अमित शाह, उनको भेजा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में आज जोश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मंच के नेता नहीं, जो सामने कार्यकर्ता बैठे हैं ये सरकार बनाते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बिना कोई भी दल सरकार में नहीं आ सकता। ये अमित शाह जी जानते हैं, उन्होंने ये किया। दूसरी ओर उसी मालवा में आज कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो आदिवासी नौजवान युवा पंचायत, जिसमें कन्हैया कुमार आए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सब लोग थे। तो मालवा क्षेत्र में जो झाबुआ, धार, ये बहुत बड़ा इलाका है जो आदिवासी वर्ग का है, कांग्रेस उसको लगातार साध रही है। अब आज अमित शाह जी ने जाना पाओ जाके भगवान परशुराम की वहां पूजा अर्चना जो की है, जन्मस्थली पहुंचकर एक नया एंगल के पूरी तरह से एक वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए वहां नगर निगम के चुनाव में भी पुष्यमित्र भार्गव पिछली बार जीते थे। कांग्रेस में संजय शुक्ला वहां ब्राह्मणों को साधे हुए हैं, क्योंकि वहां अच्छी प्रभावी भूमिका में है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति का इस समय फोकस मध्य प्रदेश बन गया, अखाड़ा जो बन गया है, 5 राज्यों में सर्वाधिक मध्य प्रदेश पर फोकस है, और क्योंकि इन 5 राज्यों के बाद लोकसभा के चुनाव होना है, इसलिए मध्य प्रदेश में लगभग बराबरी की स्थिति 18 में रही, और अभी भी जो सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं वो 19-20 ही आ रही हैं। इसलिए दोनों दल पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो जो न्यूट्रल मतदाता है वो उसकी तरफ आ जाए या ध्रुवीकरण हो जाए उसकी तरफ। इसके लिए आप प्रियंका, राहुल गांधी भी इधर, मोदी, अमित शाह, नड्डा, सब, और जो रणनीतिकार है देश के चुनिंदा दोनों दल के, वो भी यहीं पे फोकस बनाए हुए हैं। और अंदरूनी तौर पर जितना दिख रहा है सनी जी, उससे ज्यादा वार रूम में जो काम हो रहे हैं वो बड़े अभूतपूर्व चल रहे हैं। वीडियो बन रहे हैं, बहुत तरह की, एक तरह से कार्टून बन रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा वार होगा, बेहतर प्रत्याशी मिलेंगे, बूथ का मैनेजमेंट बेहतर देखने को मिलेगा। तो 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा अभूतपूर्व होने जा रहा है, जिसमें दोनों दल कोई कसर मैं चाहूंगा आप थोड़ा इस पर भी फोकस करें कि अमित शाह जी का जो बार बार दौरा हो रहा है, और एक बात ये भी कही जा रही कि क्योंकि यहाँ का जो प्रदेश स्तर का जो संगठन है, यहाँ अंदर खाने, चूंकि बीजेपी के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही कि आपस में कई नेताओं की नहीं बन रही, खासतौर पर सिंधिया जी के आने के बाद से जो स्थितियां निर्मित हुई है उसकी वजह से भी संगठन के अंदर एक गतिरोध की स्थिति पैदा हुई है। इन बातों को लेकर ये जो बार बार दौरे हो रहे हैं, इसको कितना बल मिलता है और इसको हम कैसे समझे? देखिए, अमित शाह जी के दौरे के बाद जो कल समितियां घोषित हुई हैं, चुनाव समितियां विभिन्न प्रकार की, उनमें संतुलन साधा गया सभी गुटों में। एक समय जयंत मलैया को नोटिस दिया था पार्टी ने, पार्टी गतिविधि, विरोधी गतिविधियों के लिए, और आज उनको प्रभारी बना दिया गया है घोषणा पत्र समिति का। अजय बिश्नोई भी नाराज चल रहे थे, वो भी समिति में, राजेंद्र शुक्ला भी आ गए। सागर के 2 मंत्रियों में आपस में नहीं बन रही थी, भूपेंद्र सिंह, गोविंद राजपूत में, दोनों को चुनाव संचालन समिति में रखा गया। तो मुझे लगता है ये जो संतुलन बना रहा है, और उन्होंने जो नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा हुआ है, जो सबको साथ लेंगे चुनाव संयोजन जी, तो ये कोशिश यही हो रही है कि सब लोग एक हो जाएं और एकता के साथ चुनाव लड़ें। जो उपेक्षक थे, प्रभात झा वगैरह जो हाशिए पे थे, उन सबको भी लाया गया है। ये प्रक्रिया कांग्रेस में भी चल रही है। तो ये तो अब दल है, दोनों अपनी अपनी टीम को दुरुस्त करना चाहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। बेहतर टीम के साथ 23 का चुनाव होगा, इसकी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। जिस तरह की तैयारी दोनों जगह है, क्योंकि डू एंड डाई का चुनाव है दोनों दल के लिए। और सबसे बड़ी बात है, लोकसभा है 4 महीने बाद, इसके चुनाव के बाद लोकसभा की भी चिंता भाजपा को है, कांग्रेस को है। और अमित शाह ने जिस तरह से छिंदवाड़ा लोकसभा को इस बार प्रभारी खुद बने हैं, वो जा रहे हैं इसको। पिछली बार 28 सीटें जीती थी, इस बार उनके निशाने पर 29 लोकसभा है। और कांग्रेस तो 2018 के बाद से इस उम्मीद में है कि हम फिर से सरकार बनाएंगे, जब हम 15 वर्षों के बाद सरकार को हटा सकते हैं। तो अभी तो हम सक्रिय है, लगातार सक्रिय है। नगरीय निकाय के चुनाव परिणामों ने भी संभावनाएं दोनों दल की बरकरार रखी है।
उत्साह भरपूर है, लेकिन क्या ये उत्साह वोटर के परिणामों में कन्वर्ट हो पाएगा? संतोष गौतम जी, आपकी पार्टी में ठीक है कार्यक्रम हो रहे, तमाम चीजें हो रही, लेकिन जब उपचुनाव हुए थे पिछली बार, जब पार्टी के आपके कुछ नेता चले गए थे, उसके बाद परिणाम कुछ और आए थे जो कि आपके पक्ष में नहीं थे। 66 सीटों में से जब पहली मर्तबा चुनाव हुए थे यहां पर मालवा निमाड़ में, तो आपकी पार्टी के पास 35 सीटें थी, लेकिन जब दूसरी बार यही चीजें उपचुनाव हुए तो वहां पर 33 सीटें जो है वो चली गई बीजेपी के खाने में, आपके पास रह गई 30 सीटें। तो ये जो बदलाव आपकी पार्टी में हो जाता है, इस बार क्या कोशिश हो रही है, क्या रणनीति आप बना रहे हैं, कैसे अपने नेताओं को अपने संगठन में जोड़े रखेंगे, नए कार्यकर्ताओं को कितना मौका देंगे? देखिए, उपचुनाव का मिजाज अलग होता है। उपचुनाव में पूरी सरकार ने जिस प्रकार से धन बल पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग किया वो तो आप सबके सामने पूरे मध्य प्रदेश में देखा, और जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव अधिकतर उसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन आम चुनाव में स्थितियां भिन्न हो जाती है, जैसा कि 2018 के चुनाव में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो मैं कह रहा हूं कि जो 2023 का चुनाव है इसमें जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि ये वही लोग हैं जो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए माफियाओं के पैसों से 35-35 करोड़ 50-50 करोड़ में सरकारें खरीदने के आदी हो चुके हैं। और ये प्रयोग खाली यही थोड़ी हुआ, ये कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, हर जगह कर चुके अपना प्रयोग, महाराष्ट्र में हुआ। तो ये सरकार की कलई खुल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। कांग्रेस की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बनेगी, 150 से अधिक सीटों से। माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जो मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षा को पूरा करेंगे। हमने जो वचन पत्र अभी जनता को लिए तैयार किया है उस पर सारे वादे पूरे करेंगे। 5 गारंटियां जो कमलनाथ जी लोया जी के पास आता हूं मैं। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे कि 160 सीटों के साथ हमारी सरकार बनेगी, तो 90 सीटें आप कौन सी छोड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, इनको कुछ नहीं मिलना है। हम तो अपना फोकस अपने कामों पर कर रहे हैं, और आज इंदौर ने दोनों को आईना दिखाया है, मध्य प्रदेश को चेहरा, पूरा मध्य प्रदेश को क्लियर कर दिया है। आज इंदौर में कमलनाथ जी भी थे और माननीय अमित शाह जी भी थे, और दोनों को आप देखेंगे एक कार्यक्रम में 70% से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। खाली क्यों थी? कि आप एक दिल्ली से ऐसा नेता लाए थे जो राष्ट्र विरोधी। मैं असंतोष जी, ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए, आप पहले बार डिबेट में बैठ के सच बोला कीजिए। ये मोदी जी और शिवराज जी की तरह बैठ के यहाँ का प्रवक्ता गिरी करना, झूठ बोलने के लिए बैठे। लोया जी की बात पूरी कीजिए आप। कैसे करूंगा साहब, कांग्रेस ने ये गौतम जी उनको बोलने दीजिए, उनको आपको मैंने मौका दिया है। गौतम जी आपसे निवेदन है मेरा। जी लोया जी, देखिए मैं बताता हूं कारण क्या है वो खाली होने का, कि इंदौर के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने नकार दिया है कि जब आप राष्ट्र विरोधी लोगों को लाएंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप ऐसे लोगों को लाएंगे जो ये कहेंगे कि, मैं आपसे फिर कहूं, आज वहां इंदौर में शक्ति परीक्षण था राष्ट्रवादियों का और राष्ट्रद्रोहियों का। इन दोनों के शक्ति परीक्षण का नतीजा क्या है ये मालूम है? तो मुझे समझ नहीं आता है ये कांग्रेस के लोग चाहते क्या है। चिल्लाइए और चिल्लाइए, समय बढ़ा दीजिए इनका, चिल्लाइए। संतोष गौतम जी, समय मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट लोया जी आपका संक्षिप्त में। मुझे आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, 18 सालों की सरकार आपकी रही है, कैसे आप आने वाले समय में इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? नहीं, हमारे लिए कांग्रेस चुनौती नहीं है। थोड़ी बहुत चुनौती जो पेश कर रहे थे वो आज कन्हैया कुमार के आने से वो चुनौती भी समाप्त हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इंदौर में आईना दिखा दिया। चलिए, मतलब आपकी नजर में विपक्ष पूरी तरीके से समाप्त है, लेकिन ये जनता को तय करना है कि विपक्ष समाप्त है या सत्ता पक्ष जो है वो अपने आखिरी दौर में, ये आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन समय हमारे पास इतना ही था, हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बृजगोपाल लोया जी आपका, संतोष गौतम जी आपका, देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मालवा निमाड़ की जो जंग है वो आगे किस मुहाने पर जाती है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ से जाती है, ये कहावत है। ऐसे में जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।